स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेल के अंदर कौन कौन से सवाल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन पर आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ जी, विकास जी नमस्कार, रितु गुड इवनिंग, योगेश गुड इवनिंग। पढ़ के आए आप सब बढ़िया तरीके से और यही उम्मीद करता हूं कि आज आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। कल वाली क्लास के बारे में अगर बात करें तो कल की क्लास के जितने सवाल थे आपने अच्छे तरीके से समझे होंगे। किसी सवाल में अगर कोई डाउट हो तो उस सवाल में आप दोबारा भी देख सकते हैं, बट ये है, कोशिश करिए हर चीज को समझने की। जितना हो सके टाइम दोगे तो चीजें आसान होती चली जाएगी। बिल्कुल सोनिया गुड इवनिंग, मदन गुड इवनिंग, यक्षिता, हाँ जी। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, एमएस एक्सेल है। एमएस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही एक प्रोग्राम जो हमारे पास क्या है, एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। सबसे पहला जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वो वीसी कैल्क के नाम से था। एक फेमस स्प्रेडशीट प्रोग्राम हुआ जिसका नाम लोटस 123 है, और एक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, एमएस एक्सेल। ऐसे ही अगर स्प्रेडशीट प्रोग्राम की बात करें किसकी, एप्पल कंपनी की, तो वो नंबर के नाम से उपलब्ध है। हो गया क्लियर। एक शुभम कह रहा है कि सर क्वेश्चंस ज्यादा कराना, दोस्त क्वेश्चंस की अगर संख्या काउंट करो तो बेहतर ये होगा कि नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर 2 घंटे में 200% हो जाएंगे। फायदा क्या है इस बात का कि जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस की संख्या से ज्यादा मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है, क्वेश्चंस को समझना और उसके पीछे के पूरे कंसेप्ट को समझना मुझे लगता है ज्यादा बढ़िया है। इस एमसीक्यू बैच का मतलब ये था कि हर एक जो ऑप्शन है उसको मैं कंप्लीट आपके सामने एक्सप्लेन करूं, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया सवाल है। एमएस एक्सेल की बात करें, एमएस एक्सेल के अंदर ये कह रहा है कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में सीट के नेम में कौन सा सिंबल है नहीं हो सकता। पहले तो ये देखो कि सीट क्या है, सीट क्या है। जब आप एक्सेल को स्टार्ट करते हैं तो पूरे एक्सेल के पेज पर इस तरीके से वर्टिकल लाइन लगी होती है। क्या लगी होती है, वर्टिकल लाइन। और इस तरीके से क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक शब्द तो लिखा अपनों ने क्या, वर्टिकल लाइन। क्या लिखा, वर्टिकल लाइन। और एक दूसरा शब्द क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। जितनी भी वर्टिकल लाइन है ये क्या बनाती है, कॉलम बनाती है। और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या बनाती है, रो बनाती है। रो और कॉलम जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां क्या बनता है, सेल बनता है। अगर सेल का क्या हो, ग्रुप हो, तो उसको हम सीट कहते हैं। सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। और अगर क्या हो, सीट का ग्रुप हो, किसका ग्रुप हो, सीट का ग्रुप हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बुक कहते हैं। या हम कह सकते हैं वर्क बुक। या तो आप बुक कह सकते हो या आप क्या कह सकते हो, वर्क बुक कह सकते हो। बुक भी कह सकते हो और वर्क बुक कह सकते हो। एक छोटा सा नोट लगाकर आप लिख लेना कि अगर आपसे पूछे कि वर्क बुक, आपसे पूछे वर्क बुक या बुक क्या है, तो आप कह सकते हैं ग्रुप है किसका, सीट और चार्ट का। क्या है, ग्रुप है किसका, सीट और चार्ट का। ग्रुप है किसका, सीट और चार्ट का। क्योंकि एक्सेल के अंदर आप सीट के ग्रुप को भी और बुक के जो अपने चार्ट के ग्रुप को, दोनों को हम क्या कह सकते हैं, मिलाकर बुक कह सकते हैं। अब कोई भी सीट आपके सामने हो तो उस सीट का एक क्या होता है, नेम होता है। उस सीट का क्या होता है, नेम होता है। और जो हमारी पहली सीट होती है उस पहली सीट का नाम होता है सीट वन। क्या होता है, सीट वन। आप अगर चाहें सीट वन को रीनेम करना तो आप रीनेम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सीट को रीनेम करने के कुछ रूल्स हैं। सीट के नेम की अगर बात करें तो सीट के नेम में आप ब्लैंक नहीं रख सकते। पहला सवाल की सीट के नेम को आप ब्लैंक नहीं रख सकते, ब्लैंक आप नहीं रख सकते। दूसरा क्या है,
सीट के नेम को आप मैक्सिमम कितना बड़ा लिख सकते हैं, 31 कैरेक्टर जितना लिख सकते हैं। और कुछ ऐसे सिंबल है जो सीट के नेम में नहीं हो सकते, ऐसे सिंबल जो सीट के नेम में यूज नहीं कर सकते, जिसमें सबसे पहला कौन सा है, कॉलन हमारे सीट के नेम में नहीं हो सकता, बैकवर्ड स्लेश, फॉरवर्ड स्लेश, स्टार, क्वेश्चन मार्क, स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, ये सब सीट के नेम के अंदर सिंबल है, नहीं हो सकते। स्क्वायर ब्रैकेट की अगर बात करें तो ये भी हमारे सीट के नेम में नहीं हो सकते, लेकिन सीट का नेम प्लस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो पूछा क्या है, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में सीट के नेम में कौन सा सिंबल नहीं हो सकता, तो न तो पहला हो सकता, न दूसरा हो सकता, न तीसरा हो सकता, न चौथा हो सकता, न पांचवा हो सकता। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये चारों ही पांचों ही सिंबल नहीं हो सकते। तो हो क्या क्या सकता है, प्लस हो सकता है, इक्वल हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी आप लगा सकते हैं। हो गया क्लियर। बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में बाय डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ होती है, बाय डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ होती है। इस पूरी कहानी को ही क्लियर कर देते हैं। अगर बात कर ले सेल के साइज की, इसकी बात करें सेल के साइज की, तो सेल के साइज की अगर बात करें तो एक हमारे पास शब्द क्या है, कॉलम है, और एक अपने पास शब्द क्या है, रो है। कॉलम की विड्थ होती है, कॉलम की विड्थ होती है, रो की हाइट होती है। कॉलम की विड्थ होती है, रो की हाइट होती है। कॉलम की विड्थ को कैरेक्टर में मापा जाता है और रो की हाइट को पॉइंट में मापा जाता है। कॉलम की विड्थ को कैरेक्टर में मापा जाता है और रो की हाइट को किस में मापा जाता है, पॉइंट में मापा जाता है। कॉलम की विड्थ होती कितनी है, अगर वर्जन हो 2000 और 2003, अगर वर्जन हो कौन सा 2007, 10, 13 और 16 की बात करें, और वर्जन हो कौन सा 2019 का और वर्जन हो 2021 का, तो इन सब में अलग अलग होती है। कॉलम की विड्थ 2000 या 2003 में होती है 8.43 कैरेक्टर, 2007, 10, 13, 16 में भी होती है 8.43 कैरेक्टर, 2019 में होती है 8.09 कैरेक्टर और 2021 में होती है 8.11, 8.11। अगर बात करें किसकी, रो की, तो रो की क्या होती है, हाइट, रो की हाइट, रो की क्या होती है, हाइट, और मापी किस में जाती है, पॉइंट में। होती कितनी है, 12.75, 15, 14.5 और 14.4, 14.5 और 14.4 होती है। ये हमारे पास क्या होती है, रो की हाइट होती है। रो की हाइट, बिल्कुल। अब अगर बात करें कि हमारे पास क्या है, 2000, 2003, 7, 10, 13 सबका मैंने आपको बता दिया। अब अगर बात करें तो एक यहां पर मैं लिख देता हूं 365। एक्सेल अगर कौन सा हो, 365 हो, तो उसमें कॉलम की विड्थ कितनी होती है, 8.43, और रो की हाइट कितनी होती है, 15। रो की हाइट कितनी होती है, 15 होती है। 8.43 और 15 होती है किसमें, 365 में। ये सारे एक्सेल के वर्जन हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। कौन कौन से हैं, 2000 से लेकर 2021, और एक 365 जिसकी अपन बात कर रहे हैं। और अगर बात करें यहां पर है, तो दो शब्द है, एक अपने पास क्या है, कॉलम, दूसरा शब्द क्या है, रो। कॉलम की हमारे पास क्या होती है, विड्थ है, और रो की हमारे पास क्या है, हाइट है। कॉलम की विड्थ की बात करें तो आपको पता है कितनी है, 8.43 है, 8.09 है और 8.11 है। 8.09 भी है और 8.11 है। कोई भी आपके पास विड्थ हो, इस विड्थ को आप बढ़ाकर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो बता देना, 255 करेक्टर। रो की हाइट आप सबको पता है 12.75 भी है, 15 भी है, 14.5 भी है और 14.4 भी है। रो की हाइट को अधिकतम करना हो तो आप कितना कर सकते हैं, 409 पॉइंट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 409 पॉइंट कर सकते हैं। रो की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, 409 पॉइंट हो सकती है। कॉलम की अधिकतम जो चौड़ाई है वो कितनी हो सकती है, 255 कैरेक्टर। जब आप एक्सेल को चलाते हैं तो ये कितनी कितनी होती है, ये मैंने सारी आपको बातें बता दी है। नताशा कह रहे हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, थैंक यू।
अब अगर बात करें तो एक्सेल 365 में बाय डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ कितनी होती है 8.43। ये मैंने सारी बातें आपको बता दी है। 8.09 की बात करें तो किस में होता है 2019 में। 8.09 किस में होता है 2019 में, और 2021 में कितना है 8.11 है। 8.11 है। अगर बात करें तो ये जो शब्द है ये है टोटल मान लो 255। तो 255 हमारी कॉलम की क्या हो सकती है विड्थ हो सकती है। कॉलम की क्या हो सकती है विड्थ मैक्सिमम हो सकती है। तो ध्यान देना कॉलम की विड्थ होती है, रो की हाइट होती है। कॉलम की विड्थ को किस में मापते हैं और रो की हाइट को किस में मापते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में रो की हाइट डिफॉल्ट होती है। रो की हाइट डिफॉल्ट होती है, विशेष ध्यान रखना ये होती 20 पिक्सल है। कितनी होती है 20 पिक्सल। अब दोबारा सवाल समझिएगा कि रो की हाइट को अभी अपनों ने बात की है कि रो की जो हाइट है इसको मापा तो पॉइंट में जाता है। किसमें मापा जाता है पॉइंट में। तो यहां ये सवाल आप लिख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट तो इसको किसमें मापा जाता है पॉइंट में। बाय डिफॉल्ट तो किसमें मापा जाता है पॉइंट में। अगर आप चाहें तो इसको किस में कर सकते हैं पिक्सल में भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि एक पॉइंट में कितने पिक्सल होते हैं। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पिक्सल की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। पिक्सल की संख्या क्वालिटी पर डिपेंड करती है, इसलिए पिक्सल की संख्या कम ज्यादा भी हो सकती है। इसलिए बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछे जो 15 पॉइंट है, रो की हाइट बाय डिफॉल्ट 15 पॉइंट है, अभी मैंने बताई 15 पॉइंट को अगर पिक्सल में लिखना हो तो आप कितना लिख सकते हैं 20 पिक्सल लिख सकते हैं। रो की हाइट कितनी होती है 20 पिक्सल लिख सकते हैं। तो 20 पिक्सल बोल दो या 15 पॉइंट बोल दो। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अब ये देखो कि आज मेरी एनिवर्सरी का भी है सिस्टम, लेकिन फिर भी मैं अपनी मेरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है। आपके लिए एक्सेल लेके आया हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम हो, आप अपने जो उद्देश्य को लेकर बैठे हैं उसमें आप सफल रहें। हो गया क्लियर। तो 20 पिक्सल है। इस चीज पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि पिक्सल की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन पॉइंट जो यूनिट है ये फिक्स है। आपको मैंने बताया कि रो की हाइट बाय डिफॉल्ट पॉइंट में मापी जाती है और कॉलम की विड्थ बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें एक्सेल 365 में मिनिमम जूम कितना हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। जूम की अगर बात करें तो मैंने सारे जूम आपको कल बता दिए थे, लेकिन एक्सेल 365 का जूम मैंने आपको नहीं बताया था। जूम की अगर बात करें सिंपल सवाल पूछे, नॉर्मल एक्सेल की बात कर रहा हूं। नॉर्मल एक्सेल में जूम की रेंज है 10 से लेकर 400%। 10 से लेकर 400%। लेकिन एक्सेल 365 के अंदर जो मिनिमम जूम है वो कितना होता है 25% है। तो अगर 365 की बात करें तो 365 में मिनिमम अगर आपसे जूम पूछे या आपसे 365 में मैक्सिमम जूम पूछे, मिनिमम जूम पूछे तो बता देना 365 में 25% कर सकते हैं और मैक्सिमम जूम 365 में कितना कर सकते हैं 400% कर सकते हैं। थोड़ा सा यहां पर एक स्टार लगाकर और लिख लेना कि जो हमारे पास वेब ब्राउजर है, जो हमारे पास वेब ब्राउजर है, चाहे गूगल क्रोम हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज हो, इसमें भी एक कंसेप्ट दिया होता है किसका जूम का। वेब ब्राउजर में मिनिमम जूम होता है वो 25% और मैक्सिमम जूम होता है ब्राउजर में वो कितना होता है 500%। और ब्राउजर को अगर क्या करना हो फुल स्क्रीन करना हो, ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट क्या होती है F11 होती है। क्या होती है F11 होती है। तो एक्सेल 365 में मिनिमम जूम कितना हो सकता है 25% हो सकता है और अधिकतम कितना हो सकता है तो आप ध्यान रखिएगा 400% तक आप अधिकतम कर सकते हैं। बस विकास, अरे आपने जो मिनिमम 10 और मैक्सिमम की बात करें, मैंने 365 इसीलिए शुरू किया है कि आपको नॉर्मल एक्सेल और 365 में जो वेरिएशंस है वो सारे पता लग जाए ताकि आपका सवाल कभी गलत न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है। ध्यान देना जब आप एक्सेल को प्रिंट करते हैं 365 के अंदर, तो जैसे ही प्रिंट कमांड आप लगाते हैं तो आपके सामने ये पूछ रहा है कि वो किसको प्रिंट करता है। पूरी वर्कबुक में लिखे गए मैटर, वर्कबुक मतलब मैंने 10 सीट बना रखी है तो 10 की 10 सीट प्रिंट होगी
या पहली जो सीट है वो प्रिंट होगी, या दूसरी सीट प्रिंट होगी, या तीसरी सीट प्रिंट होगी, या चौथी सीट प्रिंट होगी। इनमें से बाय डिफॉल्ट किस पर होता है? तो इस सवाल का जो जवाब है वो क्या होगा? एक्टिव सीट। क्या होगा? एक्टिव सीट। मान लो मेरे पास सीट है सीट 1, सीट 2 और सीट 3। मैं काम कर रहा हूं सीट 2 पर, तो मैं कंट्रोल प्लस पी करूंगा। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में मुझे कुछ नहीं बताना है, जिस सीट पर मैं काम कर रहा हूं केवल उसी सीट के मैटर को प्रिंट करना है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? एक्टिव सीट ऑप्शन होता है। और इसमें कौन कौन से ऑप्शन आप ले सकते हो? एक होता है एंटायर वर्कबुक। एंटायर वर्कबुक का मतलब कंप्लीट जो आपकी कंप्लीट बुक, यानी कि जितनी भी सारी सीटें आपके पास है उन सभी सीट्स को क्या करना हो? प्रिंट करना हो, तो इस ऑप्शन को आप चेंज करके क्या कर सकते हैं? एंटायर वर्कबुक कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एक्टिव सीट होता है। क्या होता है? एक्टिव सीट। एक होता है करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन का मतलब जितना भी मैटर आपने क्या किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, उसको प्रिंट करना है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं? करंट सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसने पूछा जो था वो आपसे पूछा था डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट रूप से कौन सी सीट होती है? एक्टिव सीट। एक्टिव सीट का मतलब जिस सीट पर हम काम कर रहे हैं उसी सीट को अगर आप कमांड देते हैं तो वो कंप्यूटर क्या करेगा? प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान देना। अगर बात करें एक्सेल की, इसकी बात करें, एक्सेल की बात करें, तो ये शब्द है ओरिएंटेशन। ओ, बात करें किसकी? एक्सेल की, तो इसमें ये सवाल पूछ रहा है एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। अच्छा सवाल है। ओरिएंटेशन की बात करें, इसकी बात करें, ओरिएंटेशन की बात करें, ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट। कौन सा होता है? पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। और एक क्या होता है? लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन एक्सेल में पूछे, बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन अगर आपसे पूछे एक्सेल में, तो एक्सेल में तो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कैसा होता है? पोर्ट्रेट होता है। लेकिन 365 की अगर बात करें तो 365 में बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? लैंडस्केप होता है। तो जब आप एक्सेल 365 में किसी भी कमांड मैटर को प्रिंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में होता है। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि एक्सेल 365 में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ये लैंडस्केप होता है। वैसे तो हमारा जो नॉर्मल एक्सेल है उसमें ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, वर्ड नॉर्मल है उसमें भी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, और पावर पॉइंट का ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। लेकिन 365 में कुछ चीजें चेंज है, इसलिए 365 की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन की बात करें तो वो कैसा होता है? लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। हाँ जी, विकास आर्य ने पूछा है कि सर एक्सेल 365 में एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती है? तो 365 की बात करो चाहे 2021 की बात कर लो या 19 की बात कर लो, अब बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी है? एक ही होती है। कितनी है? एक। और उसका नाम क्या होता है? सीट 1। पुराने वर्जन की बात करें, 7-10 की बात करें, तो उनमें बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या 3 हुआ करती थी। लेकिन अब 2019 और 21 में भी सीट की संख्या एक है और 365 में भी सीट की संख्या कितनी है? एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में जूम ऑप्शन में मिनिमम और मैक्सिमम जूम होता है। ध्यान देना, अभी मैंने आपको जूम बताया है, एक्सेल 365 की बात कर रहा है। एक्सेल 365 में मिनिमम जूम कितना हो सकता है? 25% और मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है? 400%। मिनिमम कितना? 25% और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 400%। लेकिन ये पूछ क्या रहा है? थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, ये जवाब मत दे देना 25 और 400। ये कह रहा है जूम ऑप्शन में। जूम ऑप्शन में गया मैं, तो मेरे पास जूम ऑप्शन पे क्लिक किया तो वहां जूम मिला, उसमें लिखा हुआ था 25, 50, इस तरीके से करते करते, और मैक्सिमम क्या लिखा हुआ था? 200। क्या लिखा हुआ था? 200। तो मैं जूम ऑप्शन से मिनिमम 25 कर सकता हूं, जूम ऑप्शन से मैक्सिमम मैं 200 कर सकता हूं। यानी कि मैं जूम लिस्ट में गया तो उस लिस्ट में 25 छोटा दिखाई दे रहा था और 200 बड़ा दिखाई दे रहा था। मैंने कंट्रोल के साथ प्लस किया तो 200 से मैं प्लस चलता गया, माइनस किया तो मैं माइनस होता गया, लेकिन 25 से कम नहीं होगा, 400 से ज्यादा नहीं होगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं।
आपको मैंने कई बार बताया है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज 1 से लेकर कितना होता है 1638, लेकिन फॉर्मेट टूल बार पर फॉन्ट साइज 8 से लेकर कितना होता है 72, 8 से 72। तो सेम चीज है, जूम मिनिमम 25% और मैक्सिमम 400% है, लेकिन उस लिस्ट में कम से कम कितना 25 और ज्यादा से ज्यादा कितना होता है 200% होता है। कितना होता है 200% होता है। हो गया क्लियर? तो हमारे पास क्या आंसर होगा 25 और 200, 25 और 200। अगर ये बात समझ में आई हो तो आप सब यस कर दीजिएगा, डाउट नहीं लेके जाना। कहीं आप कहेंगे सर पीछे तो 25 से 400 बताया है, मैंने कहा जूम 25 से 400 तक होता है, लेकिन जब मैं जूम ऑप्शन में जाकर देखता हूं ना तो उस लिस्ट में मुझे एक मिनिमम 25 दिखाई देता है और मैक्सिमम कितना दिखाई देता है 200 दिखाई देता है। लेकिन मुझे 200 से ज्यादा करने की भी फैसिलिटी एक्सेल 365 देता है, इसलिए मैक्सिमम 400% तक कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सवाल है, इसलिए बढ़िया है कि हो सकता है नहीं पढ़ा हो। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में मिनिमम फॉन्ट साइज हो सकता है। बात करें फॉन्ट साइज की, बात करें किसकी, फॉन्ट के साइज की बात करें। फॉन्ट साइज की बात करें, आप सब जानते हैं फॉन्ट साइज को किसमें मापा जाता है, पॉइंट्स में मापा जाता है। फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है, पॉइंट्स में मापा जाता है। मैं सिर्फ फॉन्ट साइज की अब जो बात कर रहा हूं वो केवल एक्सेल पर कर रहा हूं। एक्सेल में मिनिमम फॉन्ट साइज 1 और मैक्सिमम फॉन्ट साइज 409 होता है, और फॉर्मेट जो टूल बार होती है यानी कि स्क्रीन से मिनिमम 8 और मैक्सिमम कितना होता है 72 होता है। लेकिन ये बात कर रहा है 365 के फॉन्ट साइज की। 365 फॉन्ट साइज की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। विशेष ध्यान रख लेना, तो इसने मिनिमम फॉन्ट साइज पूछा है तो कितना है 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। लेकिन वैसे एक्सेल में पूछे तो 1 से लेकर 409 तक होता है, 1 से लेकर 409 तक होता है। लेकिन यहां पर 365 में मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। और 72 अगर पॉइंट फॉन्ट कर दो तो आपका टेक्स्ट कितने इंच के बराबर हो जाता है, 1 इंच के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में कौन सा टेक्स्ट ओरिएंटेशन नहीं है? टेक्स्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि मेरे पास एक सेल है, इस सेल में मैं टेक्स्ट को ऐसे लिखना चाहूं या मैं ऐसे लिखना चाहूं या मैं ऐसे लिखना चाहूं, तो इसको अलग अलग तरीके से लिखने के लिए मुझे क्या दिया गया है, ओरिएंटेशन दिया गया है। ओरिएंटेशन नॉर्मल एक्सेल की बात करें तो उसमें क्या होता है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, और आपका एक आता है वर्टिकल टेक्स्ट। ये होते हैं नॉर्मल एक्सेल के अंदर। लेकिन 365 में कुछ चीजें चेंज हैं। 365 में क्या होता है, रोटेट टेक्स्ट, रोटेट अप 90 डिग्री, रोटेट डाउन -90 डिग्री, डायगोनल अप 45 डिग्री, रोटेट टेक्स्ट 270 डिग्री। देखो 270 डिग्री तो इसमें नहीं होता। इस सवाल का जवाब तो ये हो गया कि कौन सा नहीं है, तो रोटेट 300 जो 270 है ये नहीं होता। तो अब आपके पास ओरिएंटेशन कौन कौन सी होती है? पहला जो ओरिएंटेशन है वो आता है डायगोनल अप, डायगोनल अप 45 डिग्री, 45 डिग्री। अगर मान लो आप टेक्स्ट को कोई ऐसा लिखना चाहें सेल में तो ये होता है डायगोनल अप 45 डिग्री। दूसरा जो ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन में वो क्या होता है, डायगोनल डाउन 45 डिग्री। कितना 45 डिग्री। तो ये हमारा टेक्स्ट किसका हो गया 45 डिग्री। तीसरा इसके अंदर ऑप्शन होता है वर्टिकल, वर्टिकल बायलेटर, वर्टिकल बायलेटर। वर्टिकल बायलेटर का मतलब है टेक्स्ट ऐसे लिखेगा ए बी और सी, इसको क्या नाम दिया गया है, वर्टिकल बायलेटर। 4 नंबर पे जो आता है वो हमारे पास आता है रोटेट टेक्स्ट, रोटेट अप 90 डिग्री, रोटेट अप 90 डिग्री का मतलब है इस तरीके से टेक्स्ट लिखा जाएगा ए बी और सी ऊपर की तरफ। और एक क्या है रोटेट डाउन, रोटेट डाउन -90 डिग्री, ये कैसे लिखेगा इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये हमारे पास क्या है, ओरिएंटेशन है 365 की। नॉर्मल एक्सेल के ओरिएंटेशन मैंने बताए हैं, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन और
वर्टिकल टेक्स्ट के रूप में है। हो गया क्लियर? शोभा वर्मा कह रहे हैं कि सर मैं फर्स्ट टाइम 365 पढ़ रही हूँ। बिल्कुल, ये जितने भी मुझे लगता है स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, सब साथी 365 पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ आपको अवेयर करने की कि आपको पढ़कर जाना चाहिए एग्जाम। हो सकता है नॉर्मल ऑफिस के सवाल पूछ ले, हो सकता है 365 के सवाल पूछ ले। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए, हर तरह से आपका विजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज फिक्स नहीं है एग्जाम में। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑफिस उसने पूछना है तो वो 365 भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, और नॉर्मल आप पढ़ रहे हो वो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। हो गया क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में कौन सी शॉर्टकट की फ्लैश फिल के लिए होती है? ये सबके लिए सवाल नया है। सवाल आ गया क्या? फ्लैश फिल। क्या आ गया? फ्लैश फिल के लिए है कंट्रोल ई, कंट्रोल शिफ्ट ई। आपको ध्यान हो तो कंट्रोल ई के बारे में बात करें तो वर्ड की बात कर रहा हूं, तो ये किसके लिए होती है? सेंटर अलाइन के लिए। किसके लिए होती है? सेंटर अलाइन के लिए होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई वर्ड में बात करें तो ये किसके लिए होती है? ट्रैक चेंज के लिए। किसके लिए होती है? ट्रैक चेंज के लिए होती है। तो इसने पूछा क्या है आपसे? फ्लैश फिल के लिए। फ्लैश फिल के लिए किसका यूज करते हैं? तो आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रोल ई भी फ्लैश फिल के लिए होती है, और कंट्रोल शिफ्ट ई भी फ्लैश फिल के लिए होती है। किसके अंदर? 365 के अंदर। कंट्रोल ई से भी फ्लैश फिल कर सकते हो, और आप इससे भी क्या कर सकते हो? फ्लैश फिल कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोल ई से भी फ्लैश फिल और कंट्रोल शिफ्ट ई से भी फ्लैश फिल कर सकते हो। विकास, बिल्कुल मैं आपको सेल रेफरेंस बता दूंगा। सेल रेफरेंस की क्लास यूट्यूब पे मैंने लगाई हुई है, आप इस क्लास के बाद यूट्यूब पे भी देख लेना। मैंने एक्सेल सारा पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, प्ले लिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब पे जाइएगा वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। सारे मैंने फंक्शन करवाए हुए हैं, मैंने ऑपरेटर करवाए हुए हैं, मैंने वहां पर सेल रेफरेंस के बारे में भी बताया हुआ है। अब देखिए 365 में फ्लैश फिल क्या है? फ्लैश फिल होता क्या है, इस चीज को समझिए। समझा होगा तो सवाल गलत नहीं होगा। ये मेरे पास क्या है? एक सीट है। इस सीट में ये मेरे पास एक सीट है, और इस सीट में ये मेरे पास कुछ रो है। मैंने यहां पर एक ईमेल एड्रेस लिखा है abc8@gmail.com। gmail.com मैंने लिखा है xyz8@gmail.com। मैंने लिखा है 1238 gmail.com है। मैंने लिखा है sarj@gmail.com। यानी कि मेरे पास पहले जो कुछ शब्द है वो तो बदल रहे हैं, लेकिन बाद के सारे शब्द क्या है? एक जैसे हैं। मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस पूरे एड्रेस में से पहले वाले जितने भी शब्द हैं उनको यहां लिखना है। तो मुझे पहले यहां क्या लिखना है? ABC, और मुझे क्या लिखना है? XYZ। अब अगर ये तो दो है तो मैंने लिख दिए। अगर हजारों की संख्या में ऐसे एड्रेस में किसी पर्टिकुलर पार्ट को बाहर निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं? फ्लैश फिल। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके और कंट्रोल ई या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई करूंगा तो यहां से बाहर निकाल लेगा 1 2 3, और यहां से बाहर निकाल लेगा SARJ। इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का मतलब कपल ऑफ एग्जांपल आप बता दो, उसके बाद सारी की सारी इंफॉर्मेशन जैसे जहां से आप लेकर इनपुट आप लिख रहे हैं वो सारा का सारा एक्सेल कर देगा। जैसे मान लो किसी का फर्स्ट नेम है, सबके फर्स्ट नेम को अलग करना हो, लास्ट नेम है, सबके लास्ट नेम को अलग करना हो, तो आप फ्लैश फिल टेक्निक का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट समझे। जैसे मान लो सरजीत कुमार है, जैसे शब्द लिखा है अनिल कुमार है, लिखो है विनोद कुमार है, तो आपने इन पूरे सेल के अंदर पहले वाले पहले करेक्टर को, वर्ड को दो सेल में लिखकर और कंट्रोल ई या कंट्रोल शिफ्ट ई कर दिया, तो जितने भी सेल में लिखा होगा उनका पहला पहला शब्द आपको बता देगा। लास्ट लिखा है तो लास्ट लास्ट शब्द आपको बता देगा। हो गया क्लियर? तो ये हमारे पास क्या होता है? फ्लैश फिल होता है।
तो फ्लैश फिल की शॉर्टकट कंट्रोल ई और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 365 में रो की संख्या होती है। एक्सेल 365 में रो की संख्या होती है। रो की संख्या की अगर बात करें तो रो की संख्या में अगर आपके सामने क्या हो, 2000 हो या 2003 हो, और या फिर आपके पास 2007 हो, 2010 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, 21 हो और 365 हो, एक ही बात है। यहां पर रो की संख्या कितनी होती है, 65,536 होती है, और यहां पर रो की संख्या कितनी होती है, 10,48,576 होती है। रो की संख्या 65,536 और 10,48,576 होती है। यहां कॉलम की संख्या की अगर बात करें तो 256 होते हैं। यहां कॉलम की संख्या की बात करें तो 16,384 होते हैं। यहाँ लास्ट कॉलम का जो लेबल होता है वो क्या होता है, IV होता है, और यहाँ पर लास्ट कॉलम का जो लेबल होता है वो क्या होता है, XFD होता है। क्या होता है, XFD होता है। तो इसने पूछा क्या है, 365 में रो की संख्या कितनी है, तो 10, 48, 576, 65,536 रो होती है 2000 वर्जन में और 2003 वर्जन में। 256 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। कौन से वर्जन में, 2000 वर्जन या 2003 वर्जन के अंदर है। 16,384 कॉलम होते हैं किसमें, 2007 वर्जन हो, 2010 वर्जन हो, 2013 वर्जन हो, 2016 वर्जन हो, 2019 हो, 2021 हो, और ऑफिस आपका 365 हो। तो ऑफिस 365 में रो की संख्या कितनी है, 10, 48, 576 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में प्रिंट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट क्या है, यानी कि प्रिंट करने की शॉर्टकट क्या है। आप तो सब जानते हैं कंट्रोल प्लस पी होती है, लेकिन मैं ये सवाल लेकर आया हूं तो इसलिए नहीं लेकर आया कि आपको कंट्रोल पी बताने का उद्देश्य है। कंट्रोल पी सब जानते हैं, लेकिन कंट्रोल पी के साथ अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिले तो उसको भी समझना और लगा कर आना। तो देखिए क्या है, कंट्रोल पी से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस F2, ऑल्ट प्लस F2 एक व दो दोनों से ही है, यानी कि प्रिंट के लिए आप कंट्रोल पी, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस F2 का भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट के लिए किसमें, 365 में। ये छाप लेना भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। कंट्रोल ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 जो है वो भी किसके लिए होती है, प्रिंट के लिए होती है। जैसे कंट्रोल पी काम करती है वैसे ये काम करता है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक स्टूडेंट कह रहे हैं, शुभम, ये कह रहा है ऑटोफिल, ऑटोफिल और फ्लैश फिल में फर्क है। ऑटोफिल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी ऊपर से कमांड आ रही है वैसे वैसे आपने नीचे आपने या राइट साइड में उसको करना है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोफिल। लेकिन फ्लैश फिल का मतलब है किसी पर्टिकुलर डेटा में से निकाल कर लेके आना। तो एक बात नहीं है, फ्लैश फिल और ऑटोफिल दोनों में क्या है, फर्क है। लेकिन फ्लैश फिल और ऑटोफिल में ये कह सकते हैं कि फिल कर रहा है फ्लैश भी अपने आप कर रहा है और ऑटोफिल भी अपने आप कर रहा है, लेकिन दोनों में कंडीशन क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सेल 365 में स्पेल चेक की शॉर्टकट क्या है, ध्यान देना। स्पेल चेक की बात करें तो स्पेल चेक की शॉर्टकट आप पढ़ के आ रहे हो, F7 होती है। लेकिन ये केवल और केवल किसकी बात हो रही है, एक्सेल की हो रही है। यानी कि एक्सेल की बात करें तो उसमें F7 होती है स्पेलिंग चेक करने के लिए। आपको ध्यान हो तो शिफ्ट प्लस F7 थेसोर्स के लिए होती है, F7 होती है स्पेलिंग चेक के लिए। लेकिन इसने पूछ किस में लिया आपसे, 365 में पूछ लिया। तो कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F2, ऑल्ट कंट्रोल प्लस M। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2 की बात करें तो ये एक्सेल के अंदर किसका काम करता है, इंसर्ट कमेंट का काम करता है। इंसर्ट कमेंट का काम करता है। और कल की क्लास अगर बेहतर तरीके से लगाई है तो ये वर्ड 365 हो या 365 की वर्ड की बात करें तो उसमें अगर आपने क्या करना है, इंसर्ट करना हो, क्या, कमेंट इंसर्ट करना हो, तो वर्ड में कमेंट लगाने की शॉर्टकट कंट्रोल ऑल्ट M होती है। और यहाँ एक्सेल में कमेंट लगाने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F2 होती है। तो 365 में स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस F7 होती है, कंट्रोल प्लस F7 होती है। क्लियर होगी बात है। तो कंट्रोल प्लस F7 किसके लिए होती है। एक बात सोचिए कि 365 पर सवाल आया,
अब 365 पर आया तो हमें दो डाउट मिले। नॉलेज जितना ज्यादा होगा पेपर में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प भी करेगा। कल पढ़ा था कंट्रोल ऑल्ट प्लस एम इंसर्ट कमेंट है, तो कम से कम इतना बता सकते हो कि इन तीनों में ये तो सवाल का जवाब है, नहीं हो सकता। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में शिफ्ट प्लस एंटर का काम क्या है? पहले तो ये बता देता हूं कि अगर आपके पास क्या है, ये सीट है, इस सीट के अंदर कुछ आपके पास सेल है, मैं इस सेल पर काम कर रहा हूं और इस सेल पर मैं अगर एंटर कर देता हूं तो मेरा जो सेल होगा वो इसके नीचे वाला सिलेक्ट हो जाएगा। एंटर का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट एंटर एक्शन, बाय डिफॉल्ट एंटर एक्शन। एंटर का एक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डाउन सेल होता है। क्या होता है? डाउन सेल। एंटर का एक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डाउन सेल होता है। लेकिन अगर मैं इस सेल पर हूं, जैसे मान लो मेरा जो सेल है ये वाला सेल है और मैं शिफ्ट प्लस एंटर कर देता हूं तो मैं ऊपर वाले सेल में चला जाऊंगा। तो शिफ्ट प्लस एंटर से क्या होता है? शिफ्ट प्लस एंटर जो है हमारे पास वो काम क्या करता है? अप सेल का। किसका काम करता है? अप सेल का काम करता है। तो देखिए वन सेल राइट, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? वन सेल राइट, वन सेल अप, वन सेल डाउन और रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट की एक्सेल में शॉर्टकट क्या होती है? ऑल्ट प्लस एंटर होती है। रैप टेक्स्ट क्या होता है? एक ही सेल के अंदर कॉलम की चौड़ाई को नहीं बढ़ाना, लेकिन आप रो की हाइट बढ़ाकर ऐसे वर्टिकल टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो ऑल्ट प्लस एंटर का यूज कर सकते हो। और विशेष ध्यान रख लेना एक्सेल में ऑल्ट प्लस इक्वल की अगर बात आ जाए तो ये होती है ऑटो सम के लिए। किसके लिए होती है? ऑटो सम के लिए ऑल्ट प्लस इक्वल। तो शिफ्ट प्लस एंटर से क्या हो जाएगा? वन सेल अप हो जाएगा। तो वन सेल क्या करना हो? राइट करना हो तो आप किसका यूज कर सकते हैं? एरो की का भी यूज कर सकते हैं, आप टैब की का यूज भी कर सकते हैं। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में रीडू की शॉर्टकट क्या है? रीडू की शॉर्टकट आप सब जानते हैं, कंट्रोल प्लस क्या होती है? वाई होती है। लेकिन 365 में इसने पूछा है F2 एक्सेल के अंदर। F2 की अगर बात करें एक्सेल में बोल्ड का काम करती है। F2 एक्सेल में किसका काम करती है? बोल्ड का काम करती है। मैं ये नोट कर देता हूं। अगर आप एक्सेल में कंट्रोल प्लस 1 करते हैं और तो ये होती है एक्सेल में, मैं नॉर्मल एक्सेल की बात कर रहा हूं, ये एक्सेल की बात कर रहे हैं अपने नॉर्मल। कंट्रोल प्लस 1 किसके लिए होती है? फॉर्मेट सेल के लिए। किसके लिए होती है? फॉर्मेट सेल के लिए। कंट्रोल प्लस बी बोल दो, चाहे कंट्रोल प्लस 2 कर लो, चाहे कंट्रोल प्लस बी हो चाहे कंट्रोल प्लस 2 हो, दोनों ही काम करती है किसका? बोल्ड का। कंट्रोल प्लस आई कर लो, चाहे आप कंट्रोल प्लस आई कर लो, चाहे 3 कर लो, ये काम करती है किसका? इटैलिक का। कंट्रोल प्लस 4 कर लो, चाहे कंट्रोल प्लस यू कर लो, ये काम करती है किसके लिए? अंडरलाइन के लिए। और कंट्रोल प्लस 5 कर लो, कंट्रोल प्लस 5 की अगर बात करें, कंट्रोल प्लस 5 की बात करें तो ये होती है स्ट्राइक थ्रू के लिए। किसके लिए होती है? स्ट्राइक थ्रू के लिए होती है। तो ये मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट पूछी है रीडू की, तो कंट्रोल वाई और F4 दोनों का यूज कर सकते हो। किसके लिए? रीडू के लिए। कंट्रोल वाई और F4 दोनों का यूज कर सकते हो। किसके लिए? रीडू के लिए। क्लियर होगी बात यहां तक? तो रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई और F4 का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में जूम इन के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है? आप सबको मैंने बताया था कि अगर जूम की बात करें तो एक्सेल में जूम हो कितना सकता है? मिनिमम 25% और मैक्सिमम 400%। लिस्ट में से मिनिमम 25% और मैक्सिमम 200%। ये बातें तो अपनों ने कर ली है। लेकिन जूम को कम करना हो, जूम को क्या करना हो? कम करना हो या जूम को ज्यादा करना हो तो इसकी शॉर्टकट पूछ रहा है। जूम को इन की बात करें, जूम इन की बात करें, जूम को क्या करना हो? इंक्रीज करना हो, बढ़ाना हो तो जूम इन होता है और कम करना हो तो जूम आउट है। बढ़ाने के लिए क्या होता है? पहले तो कंट्रोल ऑल्ट इक्वल, कंट्रोल ऑल्ट माइनस,
कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल शिफ्ट यू, कंट्रोल ऑल्ट यू हो, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट यू हो, कंट्रोल शिफ्ट यू हो। ये जो काम करती है ये तो हमारी एक्सेल में काम करती है। किसका काम करती है? जो हमारी फॉर्मूला बार है वो होती है कोलैप्स, उसको अगर क्या करना हो, एक्सपेंड करना हो, फॉर्मूला बार को कोलैप्स और क्या करना हो, एक्सपेंड करना हो, तो हम कंट्रोल शिफ्ट यू का यूज कर सकते हैं। लेकिन 365 में आप दोनों का यूज किस लिए कर सकते हो? कोलैप्स और एक्सपेंड के लिए, कोलैप्स और एक्सपेंड के लिए, कोलैप्स और एक्सपेंड के लिए। पहले ये देख लो कि फॉर्मूला बार क्या होती है। फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार की बात करें तो फॉर्मूला बार एक्सेल में दो प्रकार की होती है, एक होती है कोलैप्स और एक क्या होती है, एक्सपेंड। एक कोलैप्स और एक क्या होती है, एक्सपेंड। कोलैप्स का मतलब होता है फॉर्मूला बार साइज में छोटी होती है, एक्सपेंड का मतलब फॉर्मूला बार साइज में बड़ी होती है। कोलैप्स से एक्सपेंड जाना है तो कंट्रोल प्लस से शिफ्ट प्लस क्या कर दो, यू, और एक्सपेंड से कोलैप्स में आना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू कर दो, कंट्रोल प्लस है शिफ्ट प्लस क्या कर दो, यू कर दो। कहने का मतलब एक बार प्रेस करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगी, दूसरी बार प्रेस करोगे तो कोलैप्स हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूला बार होती है वो क्या होती है, कोलैप्स होती है। फॉर्मूला बार की बात करें तो फॉर्मूला बार के अंदर क्या शो होते हैं, सेल के अंदर जितने भी कंटेंट लिखे होते हैं वो सारे के सारे कहां दिखाई देते हैं, फॉर्मूला बार में। और फॉर्मूला बार को छोटा बड़ा करना हो, बड़ा करना हो तो एक्सपेंड है, नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो कोलैप्स। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। लेकिन 365 क्या कहता है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू से भी आप कोलैप्स एक्सपेंड कर सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस यू से भी आप क्या कर सकते हो, कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हो। अब ये कह रहा है जूम इन, जूम बढ़ाना हो तो कंट्रोल ऑल्ट इक्वल कर लो, और जूम अगर क्या करना हो, कम करना हो तो कंट्रोल इक्वल क्या कर लो, माइनस कर लो। क्या कर लो, माइनस कर लो। आपको ध्यान हो तो कल मैंने आपको जूम के लिए बताई थी, जूम बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, लेकिन एक्सेल के अंदर कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल और कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल और कंट्रोल शिफ्ट प्लस है माइनस का यूज किया जाता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में रो को हाइड करने की शॉर्टकट क्या होती है? वैसे मैं 365 के अलावा अगर एक्सेल की बात करें तो 365 के अलावा जो हमारे पास एक्सेल है इसमें रो को हाइड करना हो तो कंट्रोल प्लस 9 रो को हाइड करती है, और कंट्रोल प्लस 0 है वो कॉलम को हाइड करती है। और नहीं, ये कंट्रोल प्लस 0 है, 0 किसको हाइड करता है, कॉलम को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। कंट्रोल प्लस 9 है, ये किसको हाइड कर देता है, रो को हाइड कर देता है। लेकिन इसने 365 में पूछा है ना, तो 365 में रो को हाइड करना है। रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल 9 भी यूज कर सकते हो और कंट्रोल ऑल्ट 9 भी यूज कर सकते हो। तो हमारे पास 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर है। अब ध्यान देना, इससे क्या हो जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट 0 से क्या हो जाएगा, कॉलम हाइड होगा। क्या होगा, कॉलम हाइड। और कंट्रोल 0 से भी क्या होगा, कॉलम हाइड हो जाएगा। कंट्रोल 0 से भी कॉलम हाइड हो जाएगा और कंट्रोल ऑल्ट 0 से भी क्या हो जाएगा, कॉलम हाइड हो जाएगा। कंट्रोल 9 और कंट्रोल ऑल्ट 9 दोनों से क्या हो जाएगी, रो हाइड हो जाएगी। अब अगर यहां अगर बात करें तो मैंने रो को हाइड किया है, रो को हाइड किया कंट्रोल 9 से, मुझे रो को क्या करना है, अनहाइड करना है। तो मैं यूज कर सकता हूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से 9, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9। कॉलम को मुझे क्या करना हो, अनहाइड, कॉलम को क्या करना हो, अनहाइड, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0। ओ नहीं है दोस्तों, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0। पूरी कहानी बता देता हूं, कंट्रोल के साथ 9 करोगे तो रो हाइड हो जाएगी, कंट्रोल के साथ 0 करोगे तो कॉलम हाइड हो जाएगी। ये एक्सेल की बात कर रहा हूं मैं। कंट्रोल के साथ ऑल्ट भी हो और क्या हो, 9 हो, तो भी आपकी क्या हो जाएगी, रो हाइड हो जाएगी। कंट्रोल के साथ 9 हो तो भी रो हाइड हो जाएगी। ये 365 की बात कर रहा है, यानी कि 365 में दोनों काम करती है, कंट्रोल 9 भी काम करती है और कंट्रोल ऑल्ट 9 भी काम करती है। लेकिन नॉर्मल जो एक्सेल है उसमें कंट्रोल ऑल्ट 9 रो हाइड के लिए यूज नहीं की जाती, न कॉलम हाइड के लिए ये यूज की जाती, न रो हाइड के लिए ये यूज की जाती। इसका मतलब नॉर्मल एक्सेल में तो रो को हाइड करना हो तो कंट्रोल प्लस 9 और कॉलम को हाइड करना हो तो कंट्रोल प्लस 0।
लेकिन 365 में कंट्रोल 0 और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 0 एक ही बात है। कंट्रोल 9 और कंट्रोल ऑल्ट 9 दोनों क्या है, एक बात है। अब नॉर्मल जो एक्सेल है इसमें किसी रो को हाइड कर दिया, उसको अनहाइड करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9, कॉलम आपने हाइड कर दिया वापस वैसा ही करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस किसका यूज कर सकते हो, 0 का आप यूज कर सकते हो। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में फिल्टर लगाने की शॉर्टकट होती है। फिल्टर लगाने की शॉर्टकट क्या होती है? एक तो पहले फिल्टर भी पता होना चाहिए। जैसे मान लो आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपने जैसे फिल्टर लगाया है कि मुझे इस रेंज तक इस रेंज तक प्रोडक्ट चाहिए, मुझे वोमेन्स के लिए चाहिए, मेंस के लिए चाहिए, किड्स के लिए चाहिए, तो आप क्या लगा रहे हो, फिल्टर। ऐसे ही एक्सेल के डेटा पर अगर आप कुछ लगाना चाहे तो आप फिल्टर का यूज कर सकते हो। फिल्टर की बात करें तो फिल्टर लगाने की शॉर्टकट क्या क्या होती है, तो फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 0। फिल्टर आप नॉर्मल एक्सेल में, जो नॉर्मल एक्सेल है उसमें तो आप फिल्टर लगा सकते हो किससे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से। लेकिन 365 में कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस एल से भी फिल्टर लगता है और कंट्रोल शिफ्ट एल से भी फिल्टर लगता है, तो एक व दो दोनों, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट एल 365 में यूज करोगे तो भी फिल्टर लग जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एल करोगे तो भी 365 में क्या लग जाएगा, फिल्टर लग जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट 9 नॉर्मल एक्सेल की बात करें तो ये क्या करती है, अनहाइड करती है किसको, रो को। और कंट्रोल शिफ्ट 0 ये क्या करता है, अनहाइड करता है किसको, कॉलम को। अनहाइड करता है किसको, कॉलम को। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट 365 में बाय डिफॉल्ट सीट व्यू होता है। बाय डिफॉल्ट जो सीट का व्यू होता है वो डिफॉल्ट होता है। क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। आप न्यू बनाकर उसको कीप यानी कि सेव कर सकते हो, या तो डिफॉल्ट होगा या आप अपने हिसाब से व्यू बनाना चाहें तो आप नया बना सकते हैं। एरिया को सिलेक्ट करके आप अपना न्यू व्यू बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मल एक्सेल का जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। एक्सेल में आप सब जानते हैं, एक्सेल के अंदर जो व्यू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है पेज लेआउट, एक होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, एक होता है कस्टम और एक होता है फुल स्क्रीन। एक्सेल में फुल स्क्रीन का एक और नाम भी है जिसको हम टॉगल व्यू भी कहते हैं। और बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल होता है। जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं मुझसे एक्सेल, वो कमेंट करके बताए कि 2021 के अंदर एक्सेल के व्यू कौन कौन से हैं। 2021 के अंदर एक्सेल के व्यू कौन कौन से हैं, लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुमेलित करिए। सुमेलित करना है, सुमेलित तो करना आप सबको आता है। सुमेलित करना कैसे है ये अगर आपने सीखना है तो दिनेश बोर्ड के सारे पेपर उठा के देख लो। कोई ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जिसमें सुमेलित करना नहीं दिया हो। तरीका बदल गया, स्टेटमेंट आधारित सवाल आ गए। सुमेलित करके देखो, ये बात कर रहा है एंटर की, शिफ्ट प्लस टैब की, एरो की चार शब्द इधर दिए हुए हैं। इधर लिखा हुआ है सेल। सेल का मतलब एक्सेल की बात कर रहा है। एंटर करोगे तो नीचे वाले सेल में आ जाओगे ना, तो देखो एंटर से नीचे वाले सेल में आ जाओगे। टैब से आगे वाले सेल पे चले जाओगे राइट साइड में, तो टैब से राइट साइड वाले सेल पे चले जाओगे। एंटर से डाउन सेल में आ जाओगे, टैब से राइट वाले सेल पे चले जाओगे। एरो की से क्या होगा, एरो की डायरेक्शन में चले जाओगे। एरो की डायरेक्शन में चले जाओगे तो शिफ्ट प्लस टैब से एक सेल क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। टैब से आगे जाता है, शिफ्ट टैब से रिवर्स का काम होता है। इसका काम होता है, रिवर्स का काम होता है। तो अब इसको मैच कर लो, यानी कि जो एक नंबर है ये मिलता है किससे, बी से। एक मिलता है बी से, एक मिलता है बी से, दो ऑप्शन है। शिफ्ट प्लस एंटर जो है ये दो नंबर जो मिलता है किससे, डी से। दो नंबर मिलता है डी से, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो एंटर से क्या होता है, डाउन आता है। शिफ्ट एंटर से ऊपर चला जाता है। टैब से लेफ्ट राइट साइड चला जाता है। शिफ्ट टैब से लेफ्ट साइड चला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित
एमएस एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि एक्सेल के अंदर एक टॉपिक है छोटा सा ऑपरेटर। एक्सेल में ऑपरेटर 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरे जो ऑपरेटर आते हैं वो आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर। 3 नंबर पे आते हैं वो आते हैं टेक्स्ट ऑपरेटर। और 4 नंबर पे आते हैं वो आते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आप सब जानते हैं, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, उसके बाद परसेंट है और है कैरेट। कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, नॉट इक्वल है और इक्वल है। टेक्स्ट ऑपरेटर में एक सिंबल आता है एम्परसेंड, यानी कि एंड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, टेक्स्ट ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर में हमारे पास एक तो होता है कोमा, एक होता है कॉलन और एक होता है स्पेस। कोमा, कॉलन और स्पेस होता है। अब इसमें इन्होंने ऑपरेटर यूज किया, वो डिवाइड वाला ऑपरेटर यूज किया है। एक्सेल में कोई भी फंक्शन चलेगा तो वो कैसे चलेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। कैसे चलेगा, लेफ्ट टू राइट। कोई भी ऑपरेटर का सवाल हो, कोई भी फंक्शन का सवाल हो, एक ध्यान रखना, बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही हल करना। बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही क्या करना, हल करना। हो गया क्लियर। तो लेफ्ट टू राइट चलो। अब इसको डिवाइड करके देखो, 256 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दिए 24 बच गया 1, हो गया 16, 8 दूने 16। अब मेरे पास जो समीकरण बनेगी वो 32, 4 और 2। 32 को करोगे तो क्या आ जाएगा, 16, 8 और डिवाइड 2 काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 4। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4। यानी कि पहले लेफ्ट टू राइट चलो तो इस 256 को 8 से डिवाइड किया 32, फिर 32 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया 8, 8 को आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बड़ा सवाल है अभी, है बड़ा सिंपल। एमएस एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। सेल सेलेक्ट करें, फॉर्मूला बार पर क्लिक करें और कंटेंट को एडिट करें। बिल्कुल ठीक है, सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मूला बार पर क्लिक करके भी आप सेल को एडिट कर सकते हैं। जहां कंटेंट है उस सेल पर डबल क्लिक करके सेल को एडिट करें। बिल्कुल, आप फॉर्मूला बार से भी सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, आप डबल क्लिक करके भी सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि सेल सिलेक्ट करें और सेल पर डबल क्लिक करके सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F2 फंक्शन की का बटन दबाएं। बिल्कुल, F2 की का यूज करके भी आप सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। सेल सिलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F5 की का यूज करें। ये हमारा कथन जो है वो क्या है, असत्य है, क्योंकि F5 की से आप कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते। अब आपको क्या समझ में आया है कि सेल के कंटेंट को एडिट कैसे कैसे कर सकते हैं। फॉर्मूला बार से डबल क्लिक करके और F2 की का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जैसे सवाल है ना, ये बहुत अच्छे सवाल है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक सवाल है, लेकिन फिर भी गलत हो सकता है। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा। सम 2 कैरेट 3 का मतलब है 2 कैरेट 3, इसको एक्सपोनेशन फॉर्म बोलते हैं। ये क्या होता है, एक्सपोनेशन, इसको हम कैरेट सिंबल बोलते हैं। 2 कैरेट 3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा, 8। क्या हो जाएगा, 8 है। तो यहां पर तो मेरे पास क्या आ गया, 8। फिर प्लस कहता है 1 माइनस 2/2, 2/2 का मतलब 2 × 2। अब देखिए 8 और 1 हो गए 9, -1 हो गए कितने, 8, और सम लिखा हुआ है तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8। समझ में आई बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
निम्नलिखित एमएस एक्सेल फंक्शन का फॉर्मूले का रिजल्ट क्या होगा। फंक्शन है फ्लोर। मैं तीनों फंक्शन बता देता हूं। ये तीन भाई है, एक है एम राउंड, एक है फ्लोर और एक है सीलिंग। एक फ्लोर है, एम राउंड है और सीलिंग है। एम राउंड, फ्लोर और सीलिंग, इन तीनों का एक ही काम है लेकिन फर्क भी है। मैंने लिखा इक्वल एम राउंड, इक्वल एम राउंड और मैंने आपके सामने लिख दिया जैसे 53,5। सेम सवाल मैंने इधर लिखा, फ्लोर में मैंने लिखा 53,5 और मैंने लिखा सीलिंग में, सीलिंग में मैंने लिखा 53,5। अब पहले तो ये देखो कि एम राउंड हो, फ्लोर हो, सीलिंग हो, ये क्या फैसिलिटी देते हैं, इस चीज पर गौर करिए। फैसिलिटी ये है कि क्या 53 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? क्या 53 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं जी, 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो एम राउंड कहता है कि मैं आपको एक ऐसी वैल्यू बताता हूं जो 5 से पूरी पूरी क्या होगी, डिवाइड होगी। लेकिन वो कैसे बताएगा? अब आपको इतना पता है कि 53 तो 5 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 53 के आसपास कौन सी वैल्यू है जो 5 से डिवाइड हो सकती है? तो आप ये कह सकते हो कि 53 की जगह सर 50 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता। एक स्टूडेंट कहता है सर 53 की जगह 55 होता तो 5 से डिवाइड हो जाता। सेम है फ्लोर भी ये कहता है। फ्लोर कहता है कि ये जो वैल्यू आपने यहां लिखी है ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो इसका कोई रोल नहीं है, अगर नहीं हो रही तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। क्या 53 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसके आसपास या तो 50 से डिवाइड हो रहा है या किससे डिवाइड हो रहा है? 55 से डिवाइड हो रहा है। या तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? 50 से, या किससे डिवाइड हो रहा है? 55 से। अब एम राउंड की थ्योरी क्या है कि इस 53 के जो ज्यादा नजदीक वैल्यू है वो रिजल्ट होगा। इस 53 के ज्यादा नजदीक की अगर बात करें तो ज्यादा नजदीक 50 है या 55 है। तो देखो 50 से चले 51, 52, 53 और 53 और 54 और 55, तो नजदीक है 55 है, तो मेरा आंसर इसका क्या आएगा? 55। यानी कि ये कह रहा है कि इसके स्थान पर अगर 55 हो तो आपका पूरा पूरा एम राउंड हो सकता है। फ्लोर फंक्शन क्या कहता है कि जो वैल्यू आपको यहां दी गई है वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रही, लेकिन आप जानते हैं कि 50 भी हो रहा है और 55 भी हो रहा है। लेकिन फ्लोर कहता है कि दी गई वैल्यू से मैं हमेशा छोटी वैल्यू रिटर्न करूंगा, तो ये क्या देगा? 50 देगा। क्या देगा? 50 देगा। और अगर बात करें सीलिंग की, तो सीलिंग कहता है कि दी गई वैल्यू से मैं हमेशा वैल्यू बड़ी रिटर्न करूंगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 55। अब तीनों में फर्क क्या हुआ? एम राउंड ये देखेगा, एम राउंड ये देखेगा आसपास वाली वैल्यू को, एम राउंड ये देखेगा आसपास वाली वैल्यू को, फ्लोर हमेशा छोटी वैल्यू बताएगा, सीलिंग हमेशा बड़ी वैल्यू बताएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर दोनों का जवाब सेम हुआ। नहीं, सेम मैं फंक्शन लिखता हूं एम राउंड। एम राउंड लिखा और मैंने लिखा 51,5 और मैंने इधर सीलिंग लिखा। क्या लिखा? सीलिंग लिखा और सेम वैल्यू लिखी 51,5। एम राउंड कहता है कि जो आपने यहां 51 लिखा है ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, या तो 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा क्या? 50, या क्या होगा? 55। सेम सीलिंग ये कहता है कि 5 से पूरा पूरा डिवाइड या तो 50 होगा या क्या होगा? 55 होगा। एम राउंड कहता है कि इस वैल्यू के आसपास देखो, जो ज्यादा पास में है वो रिटर्न करेंगे, जो ज्यादा पास में है वो रिटर्न करेंगे। ये 55 है भी, ज्यादा पास में है वो रिटर्न करेंगे। तो बताओ 50 इस 51 के ज्यादा पास में है या 51 के 55 ज्यादा पास में है? तो आप सब जानते हैं 51 के ज्यादा पास में कौन है? 50 है। तो इसने तो क्या बताया? 50 बताया। लेकिन सीलिंग क्या कहता है कि दी गई वैल्यू से हमेशा बड़ी वैल्यू रिटर्न करूंगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 55 रिटर्न करेगा। क्या करेगा? 55 रिटर्न करेगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 5 को 3 से डिवाइड करना है, 5 को 3 से डिवाइड करना है। तो 5 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 5 के आसपास एक तो 3 ऐसी वैल्यू है जो 3 से डिवाइड हो सकती है और 6 ऐसी वैल्यू है जो 3 से डिवाइड हो सकती है। लेकिन फ्लोर हमेशा दी गई वैल्यू से छोटी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
जब आप C9 सेल को सिलेक्ट करते हैं, C9 को सिलेक्ट करते हैं, C9 कहां मिलेगा भाई? ये मान लो 1 2 3 और ये 9 है, और ये मेरा कोई सेल है C, A B और C। ये कहते हैं C9 को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। C9 को सिलेक्ट करते हैं, कितने सेल चुने जाएंगे? कंट्रोल की दबाएं और फिर MS एक्सेल वर्कशीट में A1 पर क्लिक करें। ये कह रहा है कि पहले तो C9 को सिलेक्ट कर लो, ठीक है जी, कर लिया। C9 को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल दबा लो और आप A1 पर क्लिक कर दो, कंट्रोल दबा लो, A1 पर क्लिक कर दो, तो एक तो C9 सिलेक्ट हो जाएगा और एक आपका A1 सिलेक्ट हो जाएगा। कितने सेल सिलेक्ट होंगे? 2 सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। कितने सेल? 2 सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं। A1 सेल को क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। ये मेरा है A B C D E। ये कह रहा है A1 को सिलेक्ट करते हैं। किसको सिलेक्ट करते हैं? A1 को। मान लिया A1 को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट की दबाते हैं और C5 पर क्लिक करते हैं। शिफ्ट की दबा ली और C5 पर क्लिक कर दिया, C5 पर क्लिक कर दिया, तो क्या होगा? A1 से लेकर C5 तक सारे सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 × 3 है 15 सेल क्या हो जाएंगे? आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। 15 सेल क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट हो जाएंगे। अब पीछे वाले सवाल को देखा और अब इस वाले सवाल को देखोगे तो आपको पता चल गया क्या? शिफ्ट सारे करता है, शिफ्ट सारे करता है, कंट्रोल जिन जिन पर क्लिक करते हो वही करता है। शिफ्ट सारे करता है, कंट्रोल जिन जिन पर क्लिक करते हो वही करता है। तो किसी स्टूडेंट का यहाँ जवाब था 27। आपको क्लियर होगी होगी क्योंकि कंट्रोल दबाने के बाद केवल वो सेल जो जिस पर आपने पहले क्लिक किया, एक वो जिस पर आपने कंट्रोल दबाने के बाद क्लिक किया, तो 2 ही सेल सिलेक्ट होंगे। विशेष ध्यान रखना, शिफ्ट शिफ्ट ऐसे सारे करता है, शिफ्ट ऐसे सारे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का रिजल्ट क्या है? फॉर्मूला दिया हुआ है, रिजल्ट आपको पता ही है। क्या आंसर आएगा? आप कमेंट करके बताइएगा। अभी ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, लिख के बताइएगा। मैं वेट कर रहा हूं आप सबके आंसर का। फास्टली जवाब दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? 8/4 एक्सपोनेंशियल 2। आंसर क्या आएगा? जल्द से जल्द बताइएगा। आपको अगर ये क्लासेज बढ़िया लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको बढ़िया तरीके से पता चले कि इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। बताइए भी जवाब। सोनिया 2 नंबर आंसर, 2 नंबर आ रहा है, 0.5। और कोई इसके अलावा? 4 नंबर। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखिए आपके पास एक डिवाइड है, एक एक्सपोनेंशियल है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपने प्रोग्रामिंग भाषा पढ़ी हो तो इसमें जो भी ऑपरेटर होते हैं उनकी एक प्रीसीडेंस होती है, यानी कि उनके चलने का एक क्या होता है? फिक्स लेवल होता है कि प्रायोरिटी जो होती है कम ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है इन दोनों में वो किसकी है? इसकी है। तो इसको चलाओ। 4 कैरेट 2 का मतलब है 4 × 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 16। तो आपके पास 8/16, 8 को 16 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेल A5 में एक फॉर्मूला A3 + B4 दिया गया है।
यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाए तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा? इस सवाल के लिए भी मैं आपका वेट कर रहा हूं। जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, सवाल को अच्छे से पढ़ लेना और फिर जवाब बताइएगा। देखिए, ये क्लास जो चल रही है MCQ बैच, ये आपको रोजाना टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवाई जा रही है। क्लास अगर आप लाइव लगाते हो तो ज्यादा बेहतर है, बाद में ही रह जाता है। आज नहीं कल लगाएंगे, कल नहीं परसों लगाएंगे। जिसने आज भी लगा ली, कल भी लगा ली, उसको तो प्रॉब्लम नहीं है। जिसने कल नहीं लगाई और आज भी नहीं लगाई, वो कल जब लगाएगा ना, उसको पूरा दिन चाहिएगा। तो बताइए भी इस सवाल का जवाब क्या होगा? मैं पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर कर देता हूं। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। अभी जल्दी बताइए। कल अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ के आना। बी आंसर आ रहा है A3+B4। बी आंसर आया है A3+B4। चलो समझते हैं। ये है क्या? A3+B4 और E9 में, E9 में पेस्ट करने की बात कर रहा है। तो अब अपने एक बार नए पेज पे चलते हैं। मैं पूरा पार्ट आपको क्लियर कर देता हूं। आजकल ना ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये मेरे पास क्या है? कॉलम है। ये मेरे पास क्या है? रो है। रो और कॉलम क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम बनाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनाती है? रो बनाती है। कॉलम का एक लेबल होता है, रो का एक नंबर होता है। रो का एक नंबर होता है। रो का एक नंबर होता है। क्लियर होगी बात? 3 नंबर आंसर भी आया है दीप का। ठीक है, चेक करते हैं इस पूरे सवाल को। जो जो इसने कहा है वो कर लो। पहले इसने कहा है क्या कि सेल A5 में एक फॉर्मूला लिखना है A3+B4। पहले तो आप देखो A5 में लिखने की इसने बात की है। A5 में क्या लिखना है? इक्वल A3+B4 इक्वल A3। यहां पर क्या लिखना है? इक्वल A3, में बाहर लिख रहा हूं, इक्वल A3+B4 इक्वल A3+B4 A3+B4। तो जैसे ही मैं इक्वल A3 करूंगा तो मेरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा कौन सा? A3। कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा? A3। और प्लस B4 करूंगा तो मेरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा B4। कौन सा हो जाएगा? B4। यानी कि मैंने लिखा किस पर? A5 पर। मैंने लिखा किस पर? A5 पर। क्या लिखा है? A3। तो A3 पर क्लिक करते ही, A3 लिखते ही मेरा कर्सर किस पे चला जाएगा? A3 पर। B4 पर लिखते ही मेरा कर्सर B4 पर आ जाएगा। अब इसने कहा है कि पेस्ट किस में करो? E9 में पेस्ट कर दो। यानी कि E9 में पेस्ट कर दो। E9 में क्या करना है? पेस्ट करना है। तो E9 में मैंने जैसे ही पेस्ट किया तो ये सेम स्ट्रक्चर E9 में बना दो। ये सेम स्ट्रक्चर E9 में बना दो। ये सिलेक्ट हुआ,
ये सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट हुआ, तीनों वापस बता देता हूं। ये इसलिए है कि इसमें मैंने लिखा था, क्या लिखा, A3, तो A3 को सिलेक्ट कर लिया, B4 लिखा तो B4 को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने E9 में रखा ना, तो E9 के जस्ट ऊपर वाला छोड़ दो, उसके ऊपर वाला सिलेक्ट हो जाएगा और एक तिरछा सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला। अब ये देख लो क्या है, एक तो आ जाएगा E7, क्या आ जाएगा E7 प्लस क्या आ जाएगा F8, E7 प्लस F8, यानी कि जो आपने यहां लिखा है जैसी स्ट्रक्चर यहां बनी है, जहां पेस्ट किया वैसी स्ट्रक्चर बना दो। जिस पर पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद ऊपर एक खाली है, जिसमें लिखा उसके ऊपर एक खाली है, उसके ऊपर और इसके तिरछा एक सिलेक्ट है। तो ये देखो, ऊपर एक खाली है, ऊपर वाला सिलेक्ट है, तिरछा एक सिलेक्ट है, इनके एड्रेस बता दिए। और इसमें अगर आप देखें तो आपके सामने ये देखिएगा कि E9 पे पेस्ट करने के बाद क्या कौन कौन सा एड्रेस आएगा, E7F8, E7F8, E7F8 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा सबको बात, ये एक नंबर आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। फैक्ट क्या करता है, फैक्टोरियल निकालता है। फैक्ट क्या करता है, फैक्टोरियल निकालता है। जैसे मैंने लिखा इक्वल फैक्ट 5, इक्वल है फैक्ट 5। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 5 इससे छोटी सबसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 के 20 दिए, 60 दूने 120, इसका आंसर क्या आ जाएगा 120। लेकिन इसने थोड़ी सी कहानी कर दी, क्या कर दी, जीरो फिर प्लस, यानी कि फैक्ट 0 का, फैक्ट 3 का, फैक्ट 5 का। फैक्ट 5 का कितना होता है 120, फैक्ट 3 की बात करें 3 दूनी 6, कितना होता है प्लस से 0, तो कितना हो जाएगा 126। नहीं, 0 का फैक्टोरियल ध्यान रखना एक होता है, तो 1 और 6 7 और 20 127 आंसर आएगा। क्या आएगा 127 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिए गए एमएस एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा, ये तो आप सब जानते हैं, 4 कैरेट 2, 4 कैरेट 2 का मतलब 16, 16 कैरेट 3 का मतलब 16 को 16 से करो, 16 इंटू 16 इंटू 16, सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पर 16, 16 है तो 4000 क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 4000 है 96 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेल B4 में एक फॉर्मूला है $D $3 प्लस $C $5 दिया गया है। यदि सेल B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाए तो F10 में फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान देना दोस्तों, हमारे पास एक टॉपिक आता है सेल का रेफरेंस। सेल के रेफरेंस की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, क्या होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस। एक होता है मिक्स सेल रेफरेंस, क्या होता है मिक्स सेल रेफरेंस। एक अपने पास होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस का एग्जांपल जैसे मानो A1:8 9 लिख दिया, कोई भी ऐसा एड्रेस नहीं होता जो फिक्स होता है। किसी भी सेल के एड्रेस को फिक्स करने के लिए डॉलर साइन का यूज किया जाता है। मिक्स का मतलब है डॉलर आपने कॉलम के लेबल से पहले लगा दिया, डॉलर आपने कॉलम के लेबल से पहले लगा दिया, या आपने क्या कर दिया रो के नंबर से पहले क्या लगा दिया डॉलर लगा दिया, रो के नंबर से पहले क्या लगा दिया डॉलर लगा दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं मिक्स सेल रेफरेंस। क्या कहते हैं मिक्स, और जिसमें दोनों ही फिक्स होते हैं वो क्या होते हैं एब्सोल्यूट होते हैं। जो दोनों ही क्या होते हैं फिक्स होते हैं वो क्या होते हैं एब्सोल्यूट, जो दोनों ही फिक्स होते हैं वो क्या होते हैं एब्सोल्यूट। और एक चीज ये है कि अब वो जो पीछे वाले सवाल का मैंने नियम बताया वो अप्लाई मत करना, क्योंकि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ऐसा सेल रेफरेंस होता है जो किसी भी सेल का एड्रेस से चेंज नहीं करने देता। इसलिए जो हमारी सीट होती है वो बाय डिफॉल्ट रिलेटिव सेल रेफरेंस में होती है, और अगर एक्सेल में आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो टेबल बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट होती है। तो जैसा फॉर्मूला आपने लिखा है वैसा का वैसा ही किस में दिखेगा आपको, B4 को कॉपी करके अगर F10 में रखोगे तो वैसे ही दिखेगा। तो क्या है $D $3,
$D, $3, $C, $5। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। बिल्कुल, डॉलर नो चेंज। बहुत बढ़िया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में एक ओपन फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस के समान है? यानी कि फाइल आपने ओपन कर ली, उसको करना है सेव, लेकिन कंट्रोल एस के बराबर है। पहला आता है कंट्रोल प्लस F5। कंट्रोल प्लस F5। दोस्तों एमएस वर्ड में अगर आप F5 का यूज करते हैं तो ये होता है गो टू के लिए, ओनली F5। ये ओनली F5 की, कंट्रोल F5 की बात नहीं कर रहा। उसके बाद अगर बात करें कंट्रोल प्लस F12 और शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12 किसका काम करती है? सेव। कंट्रोल प्लस F12 किसका काम करती है? ओपन का। तो कंट्रोल एस कर लो चाहे शिफ्ट प्लस F12 कर लो, सिर्फ ओनली F12 हो तो आप सब जानते हैं किसके लिए होती है? सेव एज के लिए। सेव एज क्या होता है? किसी भी फाइल को अदर नेम से और अदर लोकेशन पर अगर सेव करना हो तो इसको हम क्या कहते हैं? सेव एज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? बताइए भी। इक्वल 8 है। देखिए 8 को अगर डिवाइड करोगे 4 से तो क्या आ जाएगा? 2। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1। 1 और इधर 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी 1। 1 माइनस 1 क्या बच गया? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3 से शुरू करके B3 सेल की एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? पहले तो ये देखो नेम बॉक्स होता क्या है। पहले तो ये देखो कि नेम बॉक्स है होता क्या है। ये हमारे पास क्या होते हैं? सेल होते हैं। जितने भी सेल हैं उन सबके क्या है? एड्रेस है। जितने भी सेल हैं उन सबके क्या है? एड्रेस है। कॉलम का लेबल, रो का नंबर, सेल का एड्रेस है। इसके ऊपर एक पट्टी बनी होती है। पहले वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। बाद वाले पार्ट को हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार दो प्रकार की मैंने पीछे बता दिया था, कोलैप्स और एक्सपेंड। जो नेम बॉक्स होता है उसमें हमें क्या दिखाई देता है? सेल का एड्रेस। क्या दिखाई देता है? सेल का एड्रेस। और फॉर्मूला बार में सेल के क्या दिखाई देते हैं? कंटेंट दिखाई देते हैं। अब इसने कहा है कि B3 से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है? B3 से शुरू करना है। B3 से शुरू करके सिलेक्ट कर लिया मान लो कितना भी, तो नेम बॉक्स में क्या दिखाई देगा? जिस सेल में सबसे पहले गए, जिस सेल में सबसे पहले गए वही हमारा नेम बॉक्स में दिखाई देगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? B3। क्या हो जाएगा? B3। ध्यान देना, जिस सेल पर सबसे पहले हमारा कर्सर जाएगा वही एड्रेस नेम बॉक्स में क्या करेगा? दिखाई देगा। नेम बॉक्स में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन है। फ्लोर में इधर 3 आ जाएगा और इधर सीलिंग में 4 आ जाएगा। दोनों को प्लस का सिंबल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि फ्लोर में क्या है? 3 3 से डिवाइड हो रहा है तो सही है, वही आंसर होगा। सीलिंग में 4 4 से डिवाइड हो रहा है तो वही आंसर आएगा। और दोनों को बीच में प्लस सिंबल दिया हुआ है तो जोड़ दो, 3 + 4 क्या हो जाएंगे? 7। अच्छा सवाल है। 4 कैरेट 3 की बात करें तो 4 कैरेट 3 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने हो गए? 64। कोमा 2 माइनस 2 डिवाइड है, 2 माइनस है 2 डिवाइड 2 क्या हो गया? 1। इधर से अगर बात करें तो 64 कोमा 2 माइनस 1 1 हो गया। दोनों को 64 एक आगे क्या लगा हुआ है? सम, तो जोड़ दो, हो गया 65। हो गया 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा? इवन नंबर दिया हुआ है, 3 के बाद इवन नंबर क्या होता है? 4। ऑड नंबर दिया हुआ है, ऑड नंबर 8 के बाद क्या होता है? 9। बीच में सिंबल है प्लस का, जोड़ दो 13। ऑड फंक्शन क्या करता है? इवन फंक्शन क्या करता है? दी गई वैल्यू के बाद की वैल्यू बताता है। जैसे एक दो एग्जांपल बता देता हूं, हो सकता है सबको नहीं पता हो। इवन की बात करें और मैंने लिख दिया 10, तो 10 एक इवन संख्या है। जो वैल्यू आपने चाहिए, आपको इवन नंबर चाहिए, कौन सा? इवन नंबर चाहिए, लेकिन लिखा क्या है? आपने अंदर इवन लिखा है तो आंसर हमारा 10 होगा। लेकिन मुझे चाहिए कौन सा? इवन नंबर चाहिए, लेकिन मैंने लिखा क्या है? 11। 11 के बाद इवन नंबर क्या आएगा? 12। तो वैसे ही 3 के बाद इवन नंबर क्या आएगा? 4। 8 के बाद ओड नंबर क्या आएगा? 9। दी गई वैल्यू से छोटी वैल्यू नहीं, दी गई वैल्यू से बड़ी वैल्यू बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेल ए वन में B2+4 दिया गया है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट करें तो फॉर्मूला क्या होगा, ये अभी मैंने आपको बताया था ना। इसी पे चल लेते हैं क्या, चलो यहां बना लेते हैं, 1 मिनट लगेंगे अपने को। क्या कह रहा है, B2 सेल A1 में आपने क्या लिखा है, ये A1 है, इसमें क्या लिखा है B2, B2 लिखा है तो ये A है, ये B है, ये 1 2 3 4 है। इसमें B2 लिखा है तो आपका कौन सा सेल सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला। B2+4 लिखा है तो ये सेल लिखा आपने इसमें है, ये आपका सेलेक्ट है। इसमें आपने क्या लिखा है, B2+4 लिखा है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और आपने इसको कॉपी करके कहां पेस्ट कर दिया, D4 में। इसमें पेस्ट कर दिया D4 में। D4 में आपने जैसे ही पेस्ट किया तो इसके तिरछा नीचे वाला एक सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, E5। क्या सिलेक्ट हो जाएगा, E5+4। E5+4 ऑप्शन है क्या कोई ऐसा, बिल्कुल है, E5+4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब ये भी बता दोगे, 2/2 1 कोमा 1-1 0 1 आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब आप एमएस एक्सेल में सेल में कोई मान दर्ज करते हैं तो शिफ्ट प्लस एंटर से मैंने आपको बता दिया एक सेल ऊपर चला जाएगा। ये सवाल 365 में मैंने करवा दिया था। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौड़ाई है इसके प्रारूप में आवश्यक नहीं है। देखो कई बार क्या होता है, सेल में लिखा गया जो डेटा है उसका साइज बड़ा हो और सेल का साइज छोटा हो तो वो दिखा नहीं पाता, इसलिए कौन सा एरर आ जाता है, हैश एरर आ जाता है। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है वो बताइएगा SQRT -144 का रिजल्ट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एसक्यू का मतलब क्या है, पहले इनका रूट निकाल लो, स्क्वायर कर लो। 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, जोड़ दो। बीच में सम एसक्यू फॉर्म फंक्शन क्या काम करता है, पहले स्क्वायर निकालकर जोड़ता है, सम एसक्यू क्या काम करता है, पहले स्क्वायर निकालता है फिर जोड़ता है। 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। पहले पावर ज्यादा है इसकी तो इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, 8-16/2 + 3। 2 को डिवाइड करोगे इधर से तो क्या आ जाएगा, 8 8 -8 + 3, 8 - 8 है, 0 + 3 क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी रेंज में उन सेल की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है, यानी कि खाली नहीं है। खाली सेल को काउंट करना हो तो कौन सा फंक्शन है, काउंट ब्लैंक है। खाली सेल को काउंट करना हो तो काउंट ब्लैंक। अगर केवल उन्हीं सेल को काउंट करना है जिनमें नंबर होते हैं 0 से 9 तो ये फंक्शन होता है काउंट। लेकिन काउंटा फंक्शन क्या करता है, उन सभी सेल को काउंट करता है जिनमें नंबर और टेक्स्ट हो, यानी कि जो खाली नहीं होते, तो क्या है, काउंटा। कौन सा है, काउंटा फंक्शन है। तो दोस्तों ये थे सवाल आज अपने एमएस एक्सेल से संबंधित। विकास विकास आर्य बता रहा है हैश नम, बिल्कुल बहुत बढ़िया। SQRT फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू पर काम नहीं करता। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो ये बता देना कि राउंड 1857,369,-2 इसका जवाब आप कमेंट कर देना या मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कोई आपके डाउट हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भेज दिया करो, ठीक है, देर सवेर आपके आंसर मिल जाया करेंगे, ठीक है। कल अपना जो टॉपिक है वो है किसका, MS पावर पॉइंट का है। बढ़िया से पढ़ के आइएगा, पावर पॉइंट बहुत बढ़िया सवाल है पावर पॉइंट के भी, और जितना आप कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए क्या है, फायदेमंद रहेगा। तो आज का सेशन कैसे रहा आप एक बार कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। या अपने जैसे जुड़े हो आप बैच के साथ, आपको कितना इसमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप अपना वक्त जरूर लगाएं।
अगर आपको लगे कि मुझे तो ये पहले से ही आता है, तो फिर आपको स्किप करने में ही फायदा है। सोनिया, शुभम शुभम कह रहे हैं कि एक क्वेरी है। आपने जो एक क्वेरी मैसेज लिखा है, मैं मैसेज ही लिख देते, जो क्वेरी थी वही। सुपर क्लास मनदीप, ग्रेट सेशन सर, बिल्कुल। सुमन, नाइस सर। मतलब बैठे तो सारे ही है, कमेंट कोई नहीं करता ना। सुरेश, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, इसी तरीके की कल फिर मुलाकात करेंगे। आप ना, मैं इसमें क्लास का ना शेड्यूल डाल दूंगा, ताकि आपको ये न पूछना पड़े कि सर आज क्लास होगी या नहीं होगी। जो मैंने इसका सिलेबस बनाया हुआ है, टॉपिक बनाए हुए हैं, इसी कोर्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है उसमें आपको ये कोर्स मिल जाएगा। दूसरी बात और बता दूं कि ये क्लास अगर आपने लाइव लगा ली तो ठीक है, नहीं तो लाइव सेशन एंड होने के बाद कम से कम 1 डेढ़ घंटे के बाद ये क्लास आपको उस सेशन में रिकॉर्डेड मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। चलिए फिर अपने मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिएगा, जितना समय है उसमें आप अपने आप को जितना टाइम दे सकते हो उतना ईमानदारी से टाइम दीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार अब आपको नहीं मिलेगा। सोनिया कह रही है कि 365 बताओ कहाँ पे, सारा करवा दूंगा 365, टेंशन लेने की बात नहीं है। यूट्यूब पे आपको करवा दिया जाएगा। ये जो ब्रह्मास्त्र बेच है, इसमें भी मैं आपको क्लासेज प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मैंने एमसीक्यू बेस शुरू किया है, लेकिन मुझे लगा कि 365 की भी क्लासेज आपको मिलनी चाहिए, तो मैं 365 की भी क्लासेज प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन टाइम और शेड्यूल नहीं बताऊंगा। जैसे ही क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।